वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंट्रोडक्शन टू रिजिड बॉडीज, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, n particle system and continuous system, center of mass of uniform thin rod, generalization of center of mass to various symmetric bodies, momentum conservation and motion of center of mass, some examples of motion of center of mass and some sample exercise questions. Let us start with the need and importance of center of mass. अब तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें हमने स्टडी किया मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। दैट मीन्स वी हैव कंसीडर्ड द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट मास, बट इन रियलिटी कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं होता। इट हैज अ फाइनाइट साइज। वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो सच एन ऑब्जेक्ट which consists of a large number of particles which mutually interact with each other is regarded as a system. जैसे कि ये एक मार्कर है, यह भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, so it will be regarded as a system. So किसी सिस्टम के मोशन को हम कैसे स्टडी करेंगे? जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पिन करते हुए थ्रो करूं, तो अगर हम किसी भी एक पार्टिकल को यहाँ पे कंसीडर कर लें और उसके मोशन को स्टडी करना चाहें, तो उसका पाथ किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है? वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मोशन टू स्टडी। और इसी तरह से इसके बाकी पार्टिकल्स का ट्रेजेक्ट्री भी अलग अलग होगा। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको इसका मोशन किस तरह का लग रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। And this projectile motion is actually the motion of its center of mass. So this is the importance of center of mass कि center of mass को study करके हम बहुत ही complex situation को simplify कर सकते हैं, just like an point object, and we can solve it with the help of Newtonian mechanics. For simplicity हम अपनी discussion को confine करेंगे only to the rigid bodies. Rigid body क्या है? It is a body with perfectly definite and unchanging shape. Perfectly definite and unchanging shape से मेरा मतलब है that interparticle distance will not change under any condition. जैसे कि अगर हम एक बॉडी को कंसीडर कर लें जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है और इनके बीच के डिस्टेंस जो है दैट इज r12, r23, r34, r45। और अगर इस बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाया जाए, इवन देन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डजंट चेंज, देन दिस बॉडी कैन बी रिगार्डेड एज अ रिजिड बॉडी। तो रिजिडिटी से हमारा मतलब है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सो इस लेक्चर में हम जिस भी सिस्टम को कंसीडर करेंगे दैट विल बी रिगार्डेड एज अ रिजिड सिस्टम। मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? It is a point at which entire mass of the system is supposed to be concentrated. यह एक सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम पूरे के पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं। एंड इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू इट, देन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल रिमेन अनइफेक्टेड। इसका मतलब है अगर हम उस सेंटर ऑफ मास पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उससे सिस्टम के मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था इस मार्कर को प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पिन करते हुए थ्रो करने का। अगर यही फोर्स इस पूरे सिस्टम की बजाय हम इसके सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई करें
तब भी वो सिस्टम का मोशन वही रहेगा जो कि तब था जब हमने फोर्स इस पूरे सिस्टम पर लगाई थी. So in this way, center of mass helps us to describe the overall motion of the system by replacing it with an equivalent point object. एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, that it is a point, it is a mathematical point defined just for the sake of convenience. एक्चुअली बॉडी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है जहां पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हो. जैसे कि हमारे पास एक रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास उस रिंग के सेंटर पर होता है. हम जानते हैं रिंग है, दैट मीन्स उसका ये सारा एरिया एम्प्टी होगा, दैट मीन्स उसके सेंटर ऑफ मास पर कोई भी मास नहीं है, बट स्टिल इट इज अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ दिस रिंग कैन बी सपोज्ड to be concentrated, and this center of mass can lie on the system as well as outside the system. The position of this center of mass can be calculated by Newtonian equations of motion. This will be clear from the next topic, center of mass of two particle system. Let us consider a two particle system of mass m1 and m2 at points A and B with position vectors r1 and r2. अब क्योंकि एक सिस्टम में पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. लेट दैट इंटरनल फोर्सेस आर F12 which is the internal force on m1 due to m2 and F21 the internal force on m2 due to m1. Let these particles are moving with velocities v1 and v2, and velocities are equal to the rate of change of position. So v1 will be equal to dr1 by dt and v2 will be equal to dr2 by dt. अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इट विल लाई समवेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B, and let that point is C. C is the center of mass of this two particle system with position vector capital R, जिसे हमें find out करना है. हम ये मान रहे हैं इस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई की गई है, and for particle m1 let the external force is F1 and for particle m2 the external force is F2. अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं? लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो P1 विल बी इक्वल टू m1 इंटू v1. अब पार्टिकल m1 पे हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे विच स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. और पार्टिकल m1 के लिए मोमेंटम क्या है? p1. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp1 by dt विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन m1. m1 पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F1 और इंटरनल फोर्स लग रही है F12. सो दिस इक्वेशन विल बिकम dp1 by dt is equal to F1 plus F12. अब हम मोमेंटम को रिप्लेस कर सकते हैं m1 और v1 से, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सिमिलरली मास m2 के लिए भी हम सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, d by dt m2 v2 is equal to F1 will be replaced by F2, F12 will be replaced by F21. In the next step we will add the equations 3 and 4. On adding equation 3 and 4, we will get d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2 equal to the net force acting on this system, internal as well as external forces. Internal forces F12 and F21 and external forces F1 plus F2. अब क्योंकि F12 और F21 क्या है? इंटरनल फोर्सेस हैं which always exist in pairs, and these forces are always equal and opposite in nature by Newton's third law. That means F12 will be equal to negative of F
2 1। तो ये दोनों टर्म यहाँ से क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी ओनली टू F1 प्लस F2 में, विच कैन बी रिटन एज simply F, which is the net external force acting on the system of two particles. नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. v1 will be replaced by dr1 by dt and v2 will be replaced by dr2 by dt. अब क्योंकि मास m1 और m2 कांस्टेंट्स हैं, सो दिस डेरिवेटिव कैन बी टेकन आउट जस्ट लाइक दिस. d by dt of d by dt m1 r1 प्लस m2 r2, और ये दोनों डेरिवेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अगले स्टेप में हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द टर्म m1 प्लस m2 से. सो दिस इक्वेशन विल बिकम m1 प्लस m2 d2 by dt स्क्वायर m1 प्लस r1 प्लस m2 r2 by m1 प्लस m2 इज इक्वल टू f. लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 5. अब इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है बाय अप्लाइंग न्यूटोनियन इक्वेशंस ऑन मास m1 एंड m2 सेपरेटली. हमने इन दोनों पार्टिकल्स पर सेपरेटली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया और हमने ये इक्वेशन ड्राइव की. बट क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर हम कंसीडर कर रहे हैं दैट ऑल द मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड, सो अब हम इस सेंटर ऑफ मास पर न्यूटन की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. अब न्यूटन के सेकंड लॉ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of the particle is equal to the net force acting on that particle. इसी इक्वेशन में अगर हम p की वैल्यू को पुट कर दें m into v, that is the product of mass and velocity, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m dv by dt is equal to f. और क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो दिस इक्वेशन विल बिकम m d square by dt square into r is equal to f. सो इस फॉर्म में अब हम सेंटर ऑफ मास पर न्यूटन की सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. सो अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द सेंटर ऑफ मास विच इज एट c. पॉइंट c के लिए टोटल मास कितना होगा, द सम ऑफ टू मासेस m1 एंड m2, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कैपिटल R. सो इस वे में ये इक्वेशन बन जाएगी m1 प्लस m2 d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, सो दिस टर्म इज सेम, राइट हैंड साइड इज सेम. This r will be equal to m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2, and this is the position vector of center of mass of two particle system, जिसके लिए हमने इस पूरी डेरिवेशन को किया था. So the position vector of the system of two particle is equal to the weighted average of position vectors of the two particles having mass m1 and m2. इस फॉर्मूला को आप सबने याद रखना है. इस फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं. इस डेरिवेशन से हमें और क्या क्या चीजें नोट करने को मिल रही हैं, दैट विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास हम इस सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ओनली बाय कंसीडरिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस. हमने इस डेरिवेशन में देखा था कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं, सो दैट कि ये जो इक्वेशन है दैट गेट सिंप्लीफाइड ओनली टू फॉर द एक्सटर्नल फोर्सेस. और हम इस डेरिवेशन से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट द मोशन ऑफ दिस सिस्टम can be described by applying Newton equations separately for the two particles or by applying the Newton equations only to the center of mass
where the whole mass of the system is supposed to be concentrated. So इस तरह से सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करने से जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। यहीं अगर n पार्टिकल सिस्टम हो तो हमें हर एक पार्टिकल पर न्यूटन इक्वेशंस को अप्लाई करना और उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करते हैं बाय कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर हम न्यूटोनियन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड इन अ वेरी सिंपल वे। Now let us solve a problem based on this formula. Problem is, what is the position vector of center of mass of two particles of equal masses? यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें टू पार्टिकल सिस्टम दिया गया है जिसमें पार्टिकल के मासेस जो हैं वो इक्वल हैं। यानी कि इसी प्रॉब्लम में मासेस जो हमने m1 और m2 लिए थे वो इक्वल हैं। लेट इट बी इक्वल टू m। तो हमने दोनों पार्टिकल के मासेस को m कंसीडर कर लिया है और हमने फाइंड करना है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, जो कि हम फाइंड करेंगे इस रिलेशन से जो हमने अभी ड्राइव किया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2। इस रिलेशन में हम m1 और m2 दोनों को किससे रिप्लेस कर देंगे? m से। सो दिस r विल बिकम m कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r1 प्लस r2 और नीचे m प्लस m विल बिकम 2r एंड इट विल गेट कैंसल आउट और पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया है r1 प्लस r2 बाई 2। इट मीन्स the position vector of two particles of equal masses lie just at the midpoint of the line joining between them। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इस लाइन के बिल्कुल मिड में होगा। तो इसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर बॉडी का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, जस्ट लाइक कि अगर एक साइड पे मास m है और दूसरे पॉइंट पे मास 2m है, डबल ऑफ द मास है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा हैवियर बॉडी के क्लोजर होगा। नेक्स्ट हम जनरलाइज करेंगे इस रिलेशन को फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स एज वेल एज फॉर द कंटिन्यूअस सिस्टम। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं एंड इट इज गिवन बाय r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूला को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास थ्री पार्टिकल सिस्टम हो तब ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइड बाय टोटल सम m1 प्लस m2 प्लस m3। और इसी तरह से अगर हमारे पास सिस्टम में n पार्टिकल्स हों तो n पार्टिकल्स के लिए यही फॉर्मूला जनरलाइज हो जाएगा अप टू mn rn और नीचे समीशन होगा अप टू nth पार्टिकल के मास तक। और इसे हम लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू समीशन I from 1 to n mi ri divide by summation I1 to n mi, where ri is the position vector of ith particle of n particle system and mi is the mass of ith particle of this system। और यहाँ क्या है? इट इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय कैपिटल M। सो दिस रिलेशन विल बिकम I1 to n mi ri by capital M। This is the position vector of center of mass of n particle system। So ये R है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर एंड दिस RI इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम।
अब ये r जो है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। और 3 डायमेंशन में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसी तरह से हम आर आई को भी किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर हम इसके x, y और z कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो हम इस पोजीशन वेक्टर r के अलग अलग कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट x इक्वल टू समेशन i1 to n mi xi by capital M and y component equal to summation i1 to n mi yi by capital M. Similarly, z component will become summation i1 to n mi zi by capital M. So इस तरह से हमने तीनों कंपोनेंट्स और कंप्लीट पोजीशन वेक्टर एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए फाइंड आउट कर लिया है। इन फॉर्मूलाज को आप कॉपी पर नोट कर लें और इसे लर्न भी कर लें। अब हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास का फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, अगर हमारे पास बॉडी है जिसमें मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इस बॉडी के मास को सब डिवाइड करेंगे टू n एलिमेंट्स, जिनमें हर एलिमेंट के मास को हम कंसीडर कर लेंगे डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3 एंड सो ऑन डेल्टा mn। और इस ith एलिमेंट के लिए हम x कंपोनेंट इस इक्वेशन की तरह किस प्रकार लिख सकते हैं, x विल बी इक्वल टू समेशन i1 to n, mi को हम रिप्लेस कर देंगे डेल्टा mi से and other terms will remain same, it will become like this। और इसी तरह से हम y और z कंपोनेंट्स को भी लिख लेंगे। y कंपोनेंट बन जाएगा समेशन i1 to n डेल्टा mi yi बाय कैपिटल M और z कंपोनेंट बन जाएगा समेशन i1 to n डेल्टा mi zi बाय कैपिटल M। अब जैसे जैसे हम इस नंबर n को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो मास है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डेल्टा m, ये और भी ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो उस केस में हम इन सबमिशंस को रिप्लेस कर सकते हैं बाय इंटेग्रल। तो इनमें हम सबमिशन को रिप्लेस कर देंगे इंटेग्रल से। सो ये इक्वेशन बन जाएंगी 1/m इंटेग्रल ऑफ this delta m will be replaced by dm and x, और इसे हम लिख सकते हैं x dm। इसी तरह से y कंपोनेंट के लिए हम लिखेंगे y इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm और z कंपोनेंट आएगा 1/m इंटीग्रेशन z dm। और इसी तरह से हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर विल बिकम 1/m इंटीग्रल ऑफ r dm। सो इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर्स को स्टडी किया फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। ये सभी फॉर्मूलाज को ही आपने याद करना है और इनको याद करना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको 2 पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला याद है तो आप उसको जनरलाइज करके इजीली n पार्टिकल सिस्टम के लिए और कंटिन्यूअस सिस्टम में मास को इंटेग्रल में चेंज करके आप उसको इजीली लर्न रख सकते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर कर ली है एक यूनिफॉर्म थिन रॉड अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स एंड ए एट द ओरिजिन। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और इस रोड की लेंथ हम मान रहे हैं L, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज L0 और इस रोड का मास है M।
अब क्योंकि हम इस रोड को एक कंटिन्यूस सिस्टम मान रहे हैं और कंटिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, और इस स्मॉल एलिमेंट dx का मास dm होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द रोड इज m and mass per unit length will be m by l, और dx लेंथ का मास कितना होगा फिर m by l into dx. So this is the mass of this element dx. अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है सेंटर ऑफ मास के. x कोऑर्डिनेट for the continuous system is given as x dm by capital M. तो इस केस में x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, x इंटू डी एम, जिसकी जगह हम लिखेंगे m by l इंटू डी एक्स बाई कैपिटल M विच इज द मास ऑफ द रोड. और यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to l. सो द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to l. अब मास कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं. लेंथ भी कांस्टेंट है, सो इसे भी हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं. एंड इट विल बिकम m by l into x dx from 0 to l by capital M. This m will get cancelled out और ये क्या बन जाएगा, x will be equal to 1 by l. x का इंटीग्रेशन होगा x square by 2 within the limits 0 to l. Substituting the limits, it will become 1 by l, l square by 2 minus 0. और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा l by 2. So x coordinate of the center of mass of this uniform thin road is l by 2. That means it is exactly at the mid of this road. और y coordinate क्या होगा, क्योंकि ये रॉड थिन है तो y की लिमिट बहुत ही स्मॉल होगी, ऑलमोस्ट 0. तो उसके लिए y कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का 0 आ जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास, l by 2 and 0. That means the center of mass of this uniform thin road will lie exactly at the mid of this road, whose coordinates will be l by 2 and 0. Similarly, अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा. इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम अदर होमोजीनियस बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप. जैसे कि फर्स्ट है थिन सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास होगा उस रिंग के सेंटर पर. उसी तरह से सर्कुलर डिस्क के लिए भी सेंटर ऑफ मास होगा उस डिस्क के सेंटर पर. सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर दोनों के लिए ही सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उन स्फीयर्स के सेंटर पर. और थिन रोड ऑफ लेंथ L के लिए हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, द सेंटर ऑफ मास इज एट हाफ ऑफ द लेंथ जस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड. इसी तरह से किसी भी एक होलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. और किसी भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन. हमने जाना कि सेंटर ऑफ मास हमें हेल्प करता है किसी भी एक सिस्टम के मोशन को स्टडी करने में बाय रिप्लेसिंग दैट सिस्टम बाय एन इक्विवेलेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट. यानी कि उस पूरी प्रॉब्लम को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में रिड्यूस करके स्टडी कर सकते हैं. बट उस सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरह का होगा, क्या उसका पाथ होगा, क्या उसका पाथ बाकी पार्टिकल जैसा होगा या अलग होगा, और कौन सी इक्वेशंस ऐसी होंगी जो सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्क्राइब करेंगी, ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
हम फाइंड आउट कर चुके हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ center of mass for n particle system and it is given by r is equal to 1 by m summation I1 to n mi ri। अगर हम इसे रीअरेंज करें हम लिख सकते हैं m r इज इक्वल टू समेशन I1 to n mi ri। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं m1 r1 प्लस m2 r2 and up to mn rn। Capital M is the total mass of the system of n particles and m1 m2 mn are the masses of different particles। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास of the system as well as of individual particle can be considered as a constant quantity। तो डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ इन पोजीशन वेक्टर्स का। तो ये इक्वेशन बन जाएगी m dr by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt and mn drn by dt। और ये dr by dt ये टर्म क्या शो कर रही है, इट इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली द वेलोसिटी। सो यहाँ पे ये किसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का है, सो d कैपिटल R by dt विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसे हम लिख रहे हैं कैपिटल V से, इक्वल टू m1 dr1 by dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v1 प्लस सिमिलरली m2 v2 एंड अप टू mn vn। And this product of mass and velocity is what? It is actually the momentum of the system। किसी भी n पार्टिकल सिस्टम के लिए हम अगर मोमेंटम लिखना चाहें, लीनियर मोमेंटम लिखना चाहें, तो वो किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। और इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, दिस सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। So this is the equation for linear momentum of the system of the। इसी इक्वेशन को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल गिव यू dp by dt, here will be a vector quantity m, और यहाँ पे m कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होगा वेलोसिटी का dv by dt is equal to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt and up to mn dvn by dt। All these velocity terms are vector quantities। And what is this dv by dt? Rate of change of velocity with respect to time is actually the acceleration। So the rate of change of velocity of center of mass with respect to time will represent the acceleration of center of mass, जिसे हम represent कर रहे हैं कैपिटल A से। और m1 dv1 by dt क्या represent करेगा, acceleration of first particle। Similarly m2 a2 and so on up to mn an। And what does this product mass into acceleration represent? It represents the force according to Newton's second law, F is equal to ma। तो प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड a1 हमें क्या शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1, जिसे हम लिख रहे हैं f1 से।
इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ m2 एंड एक्सेलरेशन a2 विल गिव यू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2। इसी तरह से लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास गिव्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि हम नेट फोर्स अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी एक सिस्टम के ऊपर तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का पता है तो हम उस पूरे सिस्टम पर लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दीज फोर्सेस आर द सम ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन हमने जाना कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सो दे कैंसल आउट ईच अदर, तो उनका कंट्रीब्यूशन इनमें नहीं रहेगा। So the sum of these forces is actually the net external force acting on the system. तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के लिए एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सेंटर ऑफ मास। किसी भी एक सिस्टम के लिए जो n पार्टिकल से मिलकर बना है उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और सेंटर ऑफ मास के लिए भी कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है, न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन। Total external force acting on the system will be equal to the product of total mass of the system and the acceleration of center of mass of the system. In other words, this equation shows that the center of mass of the system moves as if all the mass of the system is concentrated at the center of mass and all the external forces are applied directly on it. और यही हमने इसकी definition में भी पढ़ा था, that if all the external forces are directly applied to the center of mass, then the state of rest or motion of the system will remain unaffected. So इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह हम सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग इट बाय एन इक्विवेलेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसे हम सॉल्व कर रहे हैं जस्ट बाय यूजिंग द सेम न्यूटोनियन मैकेनिक्स। Hence we can conclude that whatever be the system of particle and whatever be the motion of its individual particle, the center of mass of the system will move according to this equation. Next we will prove the momentum conservation. अगर हम ये मान लें the net external force acting on the system is 0, that is F external is equal to 0, और इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। तो उस तरह के सिस्टम के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, dp बाय dt इक्वल टू 0, और किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 कब आता है, ओनली इफ it is constant. So here the momentum of the system must be a constant quantity. That is the product of total mass of the system and velocity of center of mass is constant. और टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ही, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट कब रहेगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो कांस्टेंट। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, which implies the velocity of center of mass is also constant.
It implies that if center of mass of the system is at rest, it will continue to be at rest if the net external force on the system is 0. And if it is moving with a constant velocity, then it will continue to move with the same velocity in the same direction if the net external force on the system is 0. किसी भी सर्कमस्टांसेस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज नहीं होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर रहे हैं एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियम जो कि डिसइंटीग्रेट कर रहा है इनटू रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल। Since the forces leading to the decay are internal forces, so the net external forces for this decay are 0. और इसका मतलब है net momentum of the system must remain constant as well as the velocity of center of mass of the system will also remain constant. इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि अगर इनिशियली रेडियम रेस्ट पर था तो इसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर होगा। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 एंड हेंस द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास मस्ट ऑल्सो बी 0। तो ये इस तरह से डिसइंटीग्रेट करेगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल, दे मस्ट मूव बैक टू बैक सो दैट द नेट मोमेंटम एज वेल एज द नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्टिल 0 आफ्टर डिके। इसी तरह से अगर इनिशियली रेडियम मूव कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन सम डायरेक्शन, तो रेडॉन और अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरह की होगी सच दैट द नेट मोमेंटम of the system as well as net velocity of the center of mass must remain constant and the center of mass will continue to move along the same straight line as it was moving before disintegration. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट O and thrown at some angle with the horizontal with some initial velocity v. तो इस ऑब्जेक्ट का पाथ किस तरह का होगा? इट विल बी पैराबोलिक। तो इसके सेंटर ऑफ मास का भी पाथ पैराबोलिक ही होगा इवन इफ दिस ऑब्जेक्ट डिसइंटीग्रेट मिड इन द एयर। जैसे कि हम एक फायर क्रैकर का एग्जांपल ले लें, उसे हम फायर कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट O एंड इट इज एक्सप्लोडिंग एट द पॉइंट P। तो उसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग पाथ से नीचे की ओर आएंगे, बट द फोर्सेस बिहाइंड दिस एक्सप्लोजन आर इंटरनल फोर्सेस, सो दे विल हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच विल रिमेन सेम before and after the explosion. So the center of mass of this system will continue to move along the same parabolic path as it would have followed if there were no explosion. इस प्रकार हमने इस लेक्चर में पढ़ा सेंटर ऑफ मास के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना सीखा। अलग अलग सिस्टम के लिए, डिफरेंट रिजिड बॉडीज के लिए हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड किया एंड एट लास्ट वी हैव स्टडीड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर क्विक रिवीजन ऑफ द लेक्चर वी आर नाउ गोइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन is center of mass a reality? Answer is no, because the center of mass is just a hypothetical point where the entire mass of the body is supposed to be concentrated. Next question is, what is the advantage of concept of center of mass? इस बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है लेक्चर में। The answer to this question is
It enables us to describe the overall motion of the system by replacing it by an equivalent single point object. Does the center of mass of a rigid body lie always on the body? No, it is not necessary, because the center of mass of a rigid body may or may not lie on the body. Next question is, on what factors does the position of center of mass of a rigid body depends? The answer is, it depends on geometrical shape of the body and distribution of its mass. Next question is, where does the center of mass of all homogeneous rigid bodies lie? हमने इस वीडियो में यूनिफॉर्म थिन रोड का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने देखा कि उसका सेंटर ऑफ मास हाफ ऑफ द लेंथ पर लाई करता है। उसी तरह से सर्कुलर रिंग के लिए, सर्कुलर डिस्क, सॉलिड स्फीयर एज वेल एज होलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उनके सेंटर्स पर। So we can say the center of mass of whole homogeneous rigid bodies lies on their geometrical center. Next question is, what is the nature of motion of center of mass of an isolated system? Isolated system कौन सा होता है? जिस पर external forces ना लग रही हों, external forces ज़ीरो हों। तो उसके लिए नेचर ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरह का होगा? द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम। और इसे हमने डेरिवेशन से प्रूव भी किया था दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट मोमेंटम एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट। थैंक यू।